सर, पहला सवाल मेरा रहेगा कि क्या 10 साल में मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। तो अभी 10 साल हो गए सर, 20 करोड़ रोजगार। तो मैं इस क्षेत्र की बात करूंगा, इस क्षेत्र में कितने लोगों को जॉब लगा सर। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुठेकर। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, क्योंकि यहाँ का लोकसभा चुनाव है और ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। तो यहाँ मेरे साथ बैठे हुए 3 पक्ष के लोग, मैं सबसे पहले इनका परिचय दूंगा। ये डॉक्टर योगेश प्रसाद लिल्लारे, जो पहले बीएसपी में थे। विधानसभा के चुनाव होते मध्य प्रदेश के, तो इन्होंने जो पार्टी बदल के कांग्रेस को समर्थन किया और आज कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। बाजू में बैठे गंगा प्रसाद जी, नागपुर बालाघाट से। इनके बारे में हमने सुने कि कंकर मुजारे जी के समर्थक है और कंकर मुजारे जी को क्रांतिकारी नेता बोला जाता है, जो 25 बार जनता के लिए जेल जा चुके हैं। आगे बैठे हमारे लिल्लारे जी, जिनका नाम हुकेश लिल्लारे, जो गोंदिया से बिलोंग करते हैं और ये भाजपा समर्थक है। तो आज तीनों पार्टी के लोग हमारे साथ एक सहयोग से मिले हैं और मेरा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे 3 पक्ष के लोग आज एक साथ एक मेरे यूट्यूब मंच पर आए हैं। पहुंचेंगे हम लिल्लारे सर के पास, जो कि बचपने से भाजपा समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी बोला जाता है। तो हम अभी लिल्लारे सर के पास पहुंचेंगे और पहला सवाल मेरा रहेगा कि क्या 10 साल में मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। तो अभी 10 साल हो गए सर, 20 करोड़ रोजगार। तो मैं इस क्षेत्र की बात करूंगा, इस क्षेत्र में कितने लोगों को जॉब लगा। सर माइक पास करेंगे सर के तरफ। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दीपक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने आज एक अवसर दिया है अपने मन की बात करने का। मेरे कलीग्स लोग भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक, इधर बाजू में बीएसपी के समर्थक, मुंजारी साहब के समर्थक, शंकर मुंजारी जी के समर्थक। मैं इनका भी आज धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जैसे कहा कि पिछले 10 साल के अंदर में 2 करोड़ जॉब, मेरा आपसे एक सवाल है। 20 करोड़ हो जाएगा सर 10 साल। जी हाँ, यदि साल के आप 2 करोड़ जॉब की बात करते हैं तो सर 2014 में और 24 के बीच में जो फर्क आप महसूस कर रहे हैं वो आपने सारी दुनिया देख रही है। आप जीडीपी दुनिया देख रही है, इन्फ्लेमेशन रेशियो दुनिया देख रहा है। मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। मैं आपसे एक उल्टा सवाल करता हूं, क्या 2014 से 2024 के बीच में कितने लोग रिटायर्ड हुए? हर डिपार्टमेंट से कितने लोग रिटायर्ड हुए? और ये 14 साल के अंदर में कितना जॉब प्लेसमेंट हुआ है? बोलिए। आपने बोला कि 2014 से ही भारत स्वतंत्र हुआ है और अभी पूरी पेंशन बंद हो गई सर रिटायरमेंट लोगों की। अब बोलिए सर। सर पेंशन कब बंद हुई? नहीं, पेंशन कब बंद हुई? किसको पेंशन मिल रही है? नहीं, पेंशन, मेरा ये सवाल है कि पेंशन 14 में बंद हुई कि उसके बहुत पहले बंद हुई? जनता सुन रही है। नहीं, हाँ जनता सुन रही है ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। आपका सवाल सही है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करूं। कंगना रनौत ने क्या बोला उससे मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, तो मैं कंगना रनौत जी को भी डिफेंड करना चाहूंगा। 2006 में पेंशन बंद हुई और 2006 में भाजपा की सरकार थी। किसकी थी? तो फिर उनके समर्थक से पूछो ये सवाल, पेंशन किसने बंद किया, किसके जमाने में हुई? 2014 से मोदी जी आए, 10 साल का सेशन मोदी जी का रहा है। 2014 के पहले नौकरी पे आ जाओ सर। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन 1, मनमोहन सिंह 2, पेंशन उन्होंने बंद किया। आप जॉब की यदि बात कर रहे तो मेरा सवाल ये है, हमने सुना था अटल बिहारी जी ने पेंशन को बंद किया, इसको आप क्लियर। मेरा फिर से सवाल ये है कि 2006 में क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो फिर पेंशन क्या अटल बिहारी वाजपेयी क्या अपने घर से सरकार चला रहे थे या फिर मनमोहन सिंह को वो कंडक्ट कर रहे थे, वो ऑपरेट कर रहे थे? प्रति साल 2
करोड़ रोजगार पे आ जाए, नौकरी जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको जॉब देना था। देखिए, रोजगार कोई वो चीज नहीं है जो होटल के डेस्कटॉप पे रसगुल्ले की बोतल में जैसे लगाई जाती है। अच्छा, रोजगार के बिना देश नहीं चलता। सर बनता नहीं तो क्यों बोलना चाहिए, फिर भाषण में क्यों बोल देते हैं सर कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो मिला है ना 2 करोड़ रोजगार। आज हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग हुआ है, कितनी मिलिट्री, कितने सीआरपी, कितने एसआरपी, कितने बॉर्डर में बॉर्डर को मजबूत किया गया है, वहां हमारी भर्ती हुई है। आप 2 करोड़ की जॉब की बात कर रहे हैं, हमने रेलवे में भर्ती किया है, हमने हर डिपार्टमेंट में भर्ती किया है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि 2 करोड़? कुछ लड़कों को अग्निवीर सक्सेस है आपके ख्याल से, जो 4 साल में घर आ जाएगा और जब वो कुंवारा लड़का शादी करेगा तो रिटायर को लड़की कौन देगी सर? वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज तक के जॉब चल रहे थे ना, जॉब की बात कर रहे हैं सर हम लोग। जॉब मिल रहा है, हाँ, जॉब। सर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा आपसे मैं कि वहाँ पुलिस आप थोड़ा सा देखिए, मैं करेक्शन करता हूं मैं। आप जहां तक जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब वो चीज नहीं है। जॉब एक ऐसी चीज है कि उसे 60 साल के उम्र तक रोजगार देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, नौकरी देना पड़ता है। अब हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेशो है, यदि उसके रेशो में उसके भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेशो है, यहाँ की जीडीपी का रेशो है और सर्वांगीण विकास का रेशो है, उसको सबको देखते हुए यदि हमने जॉब की बात की है तो पिछले 70 साल का आजादी के बाद का इतिहास देख लीजिए, हर साल के जॉब का रेशो देख लीजिए और उससे यदि कहीं कम आता है तो फिर मुझसे ये सवाल कीजिए। आज हर अलग अलग सेशन में अलग अलग सरकार रही है, लगभग 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, केंद्र में 56 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, बीच में कुछ घटक दल मिलकर के भी सरकार चली है, देवगौड़ा साहब की सरकार चली है, गुजराल साहब की सरकार चली है और बीच में हमको भी मौका मिला है अटल जी, श्रद्धेय अटल जी के राज में। 1 मिनट रुक रहा हूं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। मोदी जी ने बोला था कि 2022 में सबके घर पक्के बनेंगे। सर 2024 आ गया और मेरे साथ आप घूमिए गांव खेड़े में, कई लोग ऐसे बारिश में टपकते मकान में रहते, तो ये वादा कैसा हुआ सर? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद आपको कम जानकारी है कि हमने 2014 से 2024 के बीच में, सर मोदी जी ने क्या बोले थे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में शहर बना हुआ नहीं है, हर चीज के लिए समय लगता है। हमने जो सरकार पक्का मकान बनाया 2014 में, हमारे मोदी जी ने जो वादा किया था, उसके बाद में 24 तक हमने मकान बनाए। एक मकान भी कांग्रेस के 70 साल के राज में नहीं बना, एक बाथरूम नहीं बना, एक संडास नहीं बना। हमने उतने मकान दिए हैं और आने वाले समय में आपको 22 तक बनाने की बात की। योजना का नाम बता दो, ये जो आवास योजना, ये क्या योजना, क्या है, नाम बताइए इसका। क्या पंतप्रधान आवास योजना है? पहले क्या थी? राजीव गांधी योजना, पहले थी इंदिरा गांधी योजना। हाँ, ये पुरानी योजना पे अमल करने वाले मोदी जी है। हाँ, नई योजना बताइए। तो कौन सा पक्का मकान है? इंदिरा आवास योजना में झुग्गी झोपड़ी बनती थी ना। चलिए मैं कई शहरों में गिना देता हूँ, कई गांवों में गिना देता हूँ। इंदिरा, मेरे खुद के नेटिव प्लेस में एक झुग्गी झोपड़ी की इंदिरा गांधी टोली है। ऐसे कई गांव में मुझे एक स्लैब वाला मकान बता दीजिए, एक बाथरूम संडास वाला मकान बता दीजिए। शुरुआत फिर 70,000 हुआ, फिर धीरे धीरे 1.5 लाख हुआ। सर वो के जमाने में 1.5 लाख उसका एक कैलकुलेशन होता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है। शहर में अलग होता है, ग्रामीण में अलग होता है, वो वहां के रेशो के हिसाब से होता है। शहर में रोजगारी की दर ज्यादा है तो वहां थोड़ा ज्यादा पैसा दिया गया है, गांव में रोजगारी कम है तो गांव में थोड़ा कम दिया गया है। उस रेशो के हिसाब से, उस अनुपात के हिसाब से वो दिया गया है। देखिए आप भी ग्रामीण से, सभी ग्रामीण से बैठे, जिसको आवास योजना पास होती है तो जो रेती होती है अपने करीब की या अपने गांव की नदी का 5 से 6 राइटी दिया जाता है। नदी मेरे गांव की, पानी मेरे गांव का, रेत मेरी गांव की, तो वहाँ पैसा क्यों लेना चाहिए सरकार ने? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसमें तो प्रोडक्शन सर इस पर बोलिए। नहीं, पैसे तो गांव के लोगों से पैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसलिए तुम्हारे भाजपा का नहीं हो सकता है, हो सकता है, वो उनकी नैतिकता है। नियम ये नहीं है। आप यदि नियम की बात करेंगे तो यदि कोई रॉयल्टी, घाट की रॉयल्टी बना लेता है
तो वहां से एक टोकना रेत भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको उतने रुपए सरकार को रेवेन्यू देना होता है। भाई वो फ्री में रेत क्यों देगा? और उस गांव की नदी, इसका मतलब उस गांव की नदी है, तो फिर ये सरकार में पहले से अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो घाट आता होता है, नीलाम होता है, ऑक्शन होता है, उसका कुछ परसेंटेज वहां की ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए। ये सरकार का मैटर है, और ये कोई राजघाट, ये कोई मोदी जी के जमाने से नहीं हो रहा है, ये बरसों से हो रहा है। चलो हम आ जाते हैं महाराष्ट्र पे सर। थोड़ा सा महाराष्ट्र में अभी जो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया उसको डमी उम्मीदवार बोलते हैं। मैंने 10 वीडियो बनाया हूँ प्रशांत पटोले और नाना पटोले के खिलाफ में, ठीक है। भाजपा के सुनील मेंढे को जिताने के लिए नाना पटोले ने एक डमी उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जो 2014 में शिवसेना की टिकट से लड़ा था सर। अपने गांव से, घोड़ेझेरी गांव से केवल 12 वोट लेता है आदमी। जमानत जब्त तो होती तो कैसा योग्य बन जाएगा कांग्रेस का सांसद चुनाव के? वो तो कांग्रेस के समर्थक का प्रवक्ता बताएंगे। सुनो ना, मैं आ रहा हूँ ना, अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। आइए। शिवसेना की सरकार थी, वहां से शिंदे गुट अलग हो जाता है। फिर उसके बाद 70,000 करोड़ का आरोपी जो देवेंद्र फडणवीस बोलता था, चक्की फिसिंग, वो चला जाता है भाजपा में। प्रफुल्ल पटेल के वर्ली मुंबई के बंगले जब्त हो जाते हैं, वो समर्थन दे देते हैं भाजपा को। तो भाजपा में ऐसी कौन सी मशीन लगी जो पूरे साफ सुथरे हो जाते हैं, धुलाई हो जाती है? अब उसको आरोपी बोल सकते हैं क्या? इसको देखिए, अजीत पवार को देखिए, मुलजिम और मुजरिम दोनों में बड़ा फर्क होता है। आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी में यदि वो आए हैं, वो उनकी महत्वाकांक्षा है। डूबते नैया में कोई बैठना नहीं चाहेगा, पंचर गाड़ी पर कोई सवार नहीं कर सकता, कोई अपने फासले तय नहीं कर सकता। यदि उनके मन में कुछ ऐसा था देश हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कुछ करना, और उनको ऐसा लगा कि जिस जगह में वो है, जिस प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हैं, वहां से वो कुछ अपनी स्वप्न पूर्ति नहीं कर सकते, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं कर सकते, तो आज भारतीय जनता पार्टी में आए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब इनने इतना 70,000 करोड़ खा गया, उसको खाने दिया मोदी जी ने, उसके घर में ईडी क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं गई? क्या जिन पर आरोप है, आज भी आरोप है, आज भी उनके कोर्ट में विचाराधीन है केसेस। आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता यदि आया है और उसका आरोप डिलीट हो गया है, ट्वीट कर दिया गया है, विड्रॉल कर दिया गया है, कोई आरोप उसका ट्वीट नहीं किया गया है, उसे कोर्ट ने बरी किया है। सर, छगन भुजबल जब आखिरी दिन कोर्ट में उनका हियरिंग थी, वहां ईडी बोलती कि इनकी फाइल घूम गई। फाइल कैसे घूमेगी सर उनकी? वो ईडी बताएगा ना, वो ईडी बताएगा, वो हमारा मैटर नहीं है ना। ईडी ने बोला ना, तो ईडी के प्रवक्ता से पूछो, वो मेरा मैटर नहीं है ना। ईडी कोई हमारी एजेंसी नहीं है ना, वो देश की एजेंसी है। अच्छा, पर आरोप है सर कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है करके विपक्ष बोल रहा है सर। वो तो करेंगे ही ना, वो तो करेंगे ही। भाई, जो आदमी को तकलीफ हो रही है वो बेबुनियाद कुछ भी बात करेगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा जो ध्येय है भारतीय जनता पार्टी। आपने एक सवाल हमारे प्रवक्ता से पूछा था, स्टार्टिंग में प्रवक्ता से पूछा था, हिंदुत्व की पार्टी। सर, हम हिंदुत्व के अलावा हिंदुस्तानी भी है। हम सिर्फ हिंदुत्व पे नहीं चलते, हम एक अच्छे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और वो भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो हमारे स्वप्न का भारत ऐसा होना चाहिए, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में नंबर 1 होना चाहिए। लीलारे सर से जो बात हो रही है, आप दोनों सुन रहे, आप भी है, एक कंकर मुजारे बीएसपी के समर्थक है और बाजू में सर बैठे कांग्रेस के समर्थक। इन्होंने बोला है कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ था, और किसी कांग्रेस वाले की इंटरव्यू ले रहा था, उनने बोला था कि पत्थर रगड़ रगड़ के हमने माचिस का निर्माण किया है। और जितने भी भाजपा के लोग स्कूल पढ़े वो कांग्रेस के जमाने के समय में स्कूल पढ़े हैं, है ना। अब लीलारे सर का कहना है कि पहले कुछ भी नहीं था, जब देश स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेजों ने सुई तक नहीं छोड़ा था, और उसका डेवलप करते करते थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आरोप भी कांग्रेस के ऊपर है, हम भी कांग्रेस की तारीफ नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सी गलतियां किया है, और इसीलिए फिर इमरजेंसी लगने के बाद फिर तुरंत इंदिरा गांधी को हराया जाता है। ये भी सच्चाई है। तो अभी आपने तो इनका सुन लिया सर, अब आपको जवाब देना है कि जो अभी कांग्रेस, जो राहुल गांधी पहले क्या किया, यात्रा किया भारत जोड़ो, अब कर रहे न्याय यात्रा।
तो ऐसा कौन सा अन्याय हो रहा है आपके साथ में कि जो आपको न्याय यात्रा करना पड़ा? देखो, अन्याय अगर नहीं होता तो यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यात्रा अगर सही नहीं होती तो राहुल गांधी के पक्ष में इतने लोग रोड पे नहीं आते। आप देख रहे हैं कि कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं। दूसरी बात कि इनको पद का लालुपता है। जैसे बोलते हैं कि गांधी परिवार को प्रधानमंत्री बनना था। अगर प्रधानमंत्री बनना था राजीव गांधी के बाद में तो सोनिया गांधी बन सकती थी, या लोग बना सकते थे, राहुल गांधी जी बन सकते थे। आज भी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद की लालुपता नहीं है। और मेरे ख्याल से इतनी उनकी पढ़ाई है कि जो अभी ये हमारे पीएम है उनके सामने कुछ नहीं, आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। यदि अपने घर में ऐसा वातावरण बन जाए कि वहां दम घुटने लगे तो घर छोड़ देना चाहिए, वो घर छोड़ने जा। आज जो कांग्रेस के अंदर में सारे लोग जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ छोड़ के, उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस के बड़े जो सर्वोच्च पद पर है, जो कांग्रेस को चला रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को डुबोने पर जो आमादा है उनको सोचना चाहिए। डर से भाग रहे हैं ऐसा बोलो नहीं सर, ईडी के डर से भाजपा में जा रहे हैं। ये आप लोगों का गलत विचार है। नहीं, हम जवाब कर रहे, सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये आप लोगों नहीं, ईडी के डर से। प्रफुल्ल पटेल क्यों? अभी हमारे माननीय जो नागपुरी जी की बात कर रहे हैं, उदय सिंह किंग है, मैं आ रहा हूँ नागपुरी जी के ऊपर। बूंदे के किंग जिनको दादा बोलते हैं प्रफुल्ल भाई पटेल, हाँ, ये क्यों गए भाजपा में? क्लियर करिए सर। आप गए नहीं, समर्थन दिए, हाँ, हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, राइट, वो गए क्यों? मेरा एक सवाल आपसे है, जो 1900 नहीं, मेरी एक बात समझिए, 1995 में यूटी का निर्माण हुआ था, उसमें प्रमोद जी थे, मनोहर जोशी जी थे, मुंडे जी थे, आदरणीय आडवाणी जी थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने मिलकर, और उनमें महाश्रद्धेय प्रखर हिंदुत्ववाद के निर्माता जिनको नमन है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, इनके विचारों से एक युति का जन्म हुआ था। 1995 की युति कई सालों तक चली, और आज से 2-2.5 साल पहले आदरणीय ठाकरे जी एक मुख्यमंत्री पद की लालच में कांग्रेस में चले गए, उनको सपोर्ट किया, राष्ट्रवादी को सपोर्ट किया। तब तो ये सवाल आपने नहीं किया। सर, लोग विधानसभा का चुनाव होता है आपके क्षेत्र में जी। कमलनाथ क्या करता है? धनाधन योजनाएं फेंकता है, 500 का सिलेंडर तो 2600 धान तो फलाना ठिकाना। तो शिवराज जी क्या करते? तुरंत रातों रात लपेट लेते और उन्हीं की योजना को धनाधन फेंक देते। 3100 रुपए का रेट आप क्या किसानों को मिला क्या, ये बताइए आप। नहीं, देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा साहब आपको। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक दूसरे को अवसर देते हैं। कभी तू कर ले राज, कभी मैं कर लूं। ये दोनों पार्टी मिली हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग भी कह रहे हैं और हमको लग भी रहा है। कुल मिला के इनको अपनी सरकार बनाना है। देश से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, और यहाँ जो हमारी आज 125 करोड़ जो जनता है, ये इनके चक्कर में पीछ रही है। आज सरकार बनाने के लिए हमारे के जो मुख्यमंत्री साहब है, मैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब है, आप भी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी साहब ने ये कहा था, अभी बातें हुई मकान बनाने वाली, तो मकान बनाने में जितने देश में मकान बने, बेचारों की जो पहले के जो कच्चे मकान थे अच्छे थे, वो तोड़ तोड़ के लोगों ने बनाए, और जितने लोग ने मकान बनाए सारे के सारे कर्जदार बन चुके हैं। जाके पूछ लीजिए आप, एक एक व्यक्ति से पूछिए आप, सारे के सारे कर्जदार है। ये मोदी है तो मुमकिन है ना? हाँ, तो सारे के सारे लोग कर्जदार है, कमा धमा के ला रहे, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे लोग वो कर्जा पटाते पटाते। किसी ने सेठ से लाया, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने अपने मालिक से मांग के लाया, वहां परेशान है, सुख चैन खत्म हो गया उनका। दूसरी बात, रही बात किसानों की, मोदी जी ने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा। मुझे ऐसे पूरे देश भर में 5 किसान सामने ला दीजिए आप जिनकी आय दुगुनी हुई। मैं तो बोलता हूं ये 2022 तक क्या 2024 तक किसानों की आय आधी हो गई है। किसानों की आय आधी हो गई, दुगुनी तो रही। हो सकता है मोदी जी उसी को दुगुनी बोलते रहे होंगे। तो बीजेपी जो सरकार है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो मोदी जी ने नहीं हटाया है। मोदी जी ने साहब आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो आपको
व्यापारियों की सरकार है, बीजेपी सरकार किसानों की कतई भी नहीं है। अभी झूठ बोल के इन्हें सरकार बनाया। 2700 हम गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, 3100 रुपए अपन धान का मूल्य देंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपके किसी के ध्यान में नहीं होगी, सरकार ने बोला कि हम 3100 रुपए धान देंगे। आज जिंदगी में पहली बार 65 और 70 7,000 रुपए चावल का रेट हो गया आज, और 2183 सरकार के कारण, सरकार की बेवकूफों के कारण। में धान खरीद रहे 2183 में धान खरीद रहे व्यापारी लोग, 7,000 6,000 8,000 में आज चावल बेच रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगा, मैं बालाघाट जिले में आपका दोस्त, आपका भाई कंकर मुजारे की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक बालाघाट जिले के, मैं तो देश की बात करूंगा, पूरे देश में वैसा क्रांतिकारी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मोदी जी के दोस्त। यदि हम कंकर मुजारे को नहीं जिता रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं इनके सवालों से मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हूं सर। अभी तक बोला जाता है, विपक्ष बोलता है कि मोदी जी ने सब बेच दिया, जिसको हम टेंडर दिया, ठेका दिया है, प्राइवेटीकरण बोलते हैं। हम सादी गांव खेड़े की भाषा, जनता की आवाज में, जनता की भाषा में बात करेंगे। ट्रेन बेच दिया, भेल बेच दिया, इसेल बेच दिया, सब बेच दिया, है ना। जो कि रांची झारखंड का भी जो बेचा है उसका अदानी ने आज तक पैसा नहीं दिया, ये भी हमको पता है। तो क्या मोदी जी पूरा बेचने का ही काम करेंगे? अभी स्कूल बेच रहे हैं महाराष्ट्र के, फिर ग्राम पंचायत बेचेंगे सर, क्या बोलेंगे आप? आखिरी जबरदस्त। आदरणीय कुथेकर जी, आप पत्रकारों को ना इस तरह की बात कहां से सूझ जाती है? ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया। सर, जनता क्या बोलती है? आम जनता को क्या मालूम है कि 70 साल की कांग्रेस सरकार ने भेल को किस स्थिति में पहुंचा दिया था, इंडियन एयरलाइंस को किस स्थिति में पहुंचा दिया था, कितने कर्जों में डुबा दिया था, उस कर्जों का पर डे का इंटरेस्ट ब्याज कितना जाता था, एनुअल ब्याज कितना जाता था, और वो कितने लॉस में चल रही थी। यदि आप एक दिन का ब्याज, लालू प्रसाद ने रेलवे को प्रॉफिट में लाया था, ये भूलो मत सर आप। हाँ, फिर कैसे लाया होगा ना, आया था ना, प्रॉफिट में आया था ना। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के रेलवे में को प्रॉफिट में ला दिया था। तो उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछो ना, आप कांग्रेस से पूछिए ना कि रेलवे को 40 साल तक, 50 साल तक क्यों, आज तो रेलवे लॉस में नहीं है ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि लालू जी के जमाने में रेल, पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है सर जो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में नहीं है? किस बारे में? ये जो बजट होता है प्रॉफिट में, राज्य जिसपे कर्जा नहीं 1 रुपए का, ऐसा कौन सा राज्य है भारत में? क्योंकि आपने जो बोले थे नया सवाल होना मेरे साथ। नहीं, बहुत सारे राज्य है जो प्रॉफिट में है, बताइए और विकास में है। नाम गिनाइए सर, महाराष्ट्र है, अच्छा, केरला है, अच्छा, तो केरला में कर्नाटका है। क्यों नहीं जीतती सर? साक्षर देश है केरला, जो साक्षर राज्य है, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो साल का जो बजट पास होता है और कंटिन्यू साहब, जिसके ऊपर केरला में हमारा एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं होता था। अब हमने छोटे छोटे लेवल पे अपने केडर पे काम करके, छोटे छोटे लेवल पे अब हमने सीट बनाना चालू कर दिया है। आज तो मैं ये पूछ रहा हूँ, शिवराज 5 बार कर्जा लेता है, मध्य प्रदेश को डुबा दिया। अब भी अगर 3100 का रेट देंगे ना सर, फिर मोहन यादव को कर्जा लेना पड़ेगा तुम्हारे। तो मेरा सवाल है सर कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने डेवलपमेंट किया, मनमानी योजना दिया? सर, मैं 2014 से बात करूं तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है ये बताइए जिसने विकास नहीं किया है? हमारा ग्लोबली नेशनल लेवल पे हमारा विकास हो रहा है। हम ये लेवल, वो राज्य को हम पूरकता या अलग अलग विच्छेदित नहीं कर सकते। हमारा देश एक है, हमारे सब राज्य हमारे अपने हैं, और हर राज्य का विकास हो रहा है।